नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं 1857 1857 रिवोल्ट। क्या कारण थे राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर? क्यों एकदम से जो रिवोल्ट है वो आया, उसको देखेंगे। पूरे लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि 1857 की लड़ाई क्यों हुई और क्यों ये फेल हुई। इतना बड़ा विद्रोह होने के बाद भी ये फेल क्यों हुआ, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे और इसके क्या रिजल्ट निकले, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश राज था उसमें चेंज हुए। वो सभी चीजें इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं 1857 की लड़ाई से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोरल सपोर्ट मिल सके। 1857 की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुई। ये पहली लड़ाई थी जब अंग्रेज भारत पर शासन करना शुरू कर चुके थे। यानी जब से 1757 बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध हुआ, वहां से ब्रिटिश का ओरिजिन माना गया है। क्यों? क्योंकि वहां से उन्होंने बंगाल पर अपना काबिज शुरू कर दिया था। उसके बाद जो बक्सर का युद्ध लड़ा, मैसूर के युद्ध लड़े, सिख के युद्ध लड़े, कार्नेटिक वॉर लड़े, उन सभी वॉर के बाद ब्रिटिश अब पूरी तरह से भारत पर काबिज हो चुका था। और उसके बाद ये पहला रिवोल्ट था। मराठाओं को हराने वाला भी अंग्रेज थे। कैसे उन्होंने फूट डालो और राज करो की राजनीति की, जिसकी वजह से पूरा जो भारत का राज्य था, भारत साम्राज्य था, वो पूरा टूट के बिखर गया। उसके बाद पहली बार एक लड़ाई हुई 1857 की। कुछ लोग और कुछ सैन्य बल ने शुरुआत की कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। कुछ का मानना यह पहला विद्रोह था, लेकिन कुछ का मानना यह पहला विद्रोह नहीं था, क्योंकि जो वेल्लोर की मिटनी हुई थी 1806 में। कुछ लोग आज भी डिमांड करते हैं कि वेल्लोर की मिटनी को सबसे पहले वार ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाना चाहिए, लेकिन आज तक 1857 को ही वार ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस माना जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार थे, उनका मानना है सिर्फ ये सैन्य विद्रोह था, ना कि ये मास लेवल पर था। और कुछ जो भारतीय इतिहासकार थे, उनका मानना था ये कि विद्रोह है केवल। लेकिन विनायक दामोदर दास सावरकर का मानना था कि ये जो आजादी की पहली लड़ाई थी, आजादी की लड़ाई के लिए पहला वॉर था। शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल तौर पर क्या कारण रहे। पॉलिटिकल तौर पर मतलब सामाजिक तौर पर क्या कारण रहे। आप सभी को पता होगा कि जब लॉर्ड वेल्जली आया था, यानी 1799 में, उसने सब्सिडरी अलायंस की एक पॉलिसी शुरू की थी। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आया? लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर आया था, उसके तौर पर पूरा इंडिया कैप्चर करने की कोशिश की थी। क्या थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? मतलब ये कि जिस राजा को आगे पुत्र नहीं होगा, उसका राज्य हम हथिया लेंगे। ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। इस पूरे पॉलिसी के तहत उन्होंने झांसी को लूटा। सतारा, नागपुर, झांसी, जयपुर, संभालपुर और उदयपुर, ये इतने बड़े राज्य थे कि इसमें जो इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है, वो लगभग कवर हो रहा था। दूसरा, उन्होंने अवध आज तक उन्होंने अपने अंडर नहीं लिया था, क्योंकि अवध को वो बफर जोन मानते थे। मतलब ये बफर जोन का मतलब ये होता है, अगर ये ब्रिटिश शासन है और इसके बीच में बफर जोन ये है, आज तक अवध बफर जोन था। क्यों? अगर कोई यहां से आकर लड़ाई करेगा तो वो अवध में ही रह लेगा, यानी बंगाल तक नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण अवध आज तक बफर जोन था। लेकिन उन्होंने 1856 में अवध को भी कैप्चर कर लिया। क्या बोलकर? कि यहां का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो अच्छा नहीं चला रहे यहां के राजा, अब इस पूरे राज्य को हम लेंगे। उस पॉलिसी के तहत, मतलब बैड गवर्नेंस के तौर पर, उन्होंने अवध को अपने अंडर ले लिया। अब सोशल और रिलीजियस, मतलब ये सामाजिक और धार्मिक कारण कौन से थे जिससे जो ये 1857 की लड़ाई शुरू हुई? मतलब ये भी एक कारण था। अगर आपको पता होगा, सती सिस्टम बैन हो चुका था इंडिया में। क्या था सती सिस्टम? मतलब ये है, सती सिस्टम का मतलब ये होता है, अगर किसी लेडी का हस्बैंड गुजर जाता है तो उस लेडी को भी जिंदा जला देता है चिता में। तो
ये पूरा जो सती का सिस्टम था, ये राजा राम मोहन राय ने 1827 में ही खत्म करवाने की कोशिश की थी। लॉर्ड विलियम बेंटविक जो 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, और उसके साथ राजा राम मोहन राय ने, इन दोनों की सहायता से जो सती सिस्टम था वो हट चुका था। सबसे पहला जो सामाजिक कारण था ये। दूसरा कारण था विडो रीमैरिज, जो विधवा लेडी होती थी उसकी दोबारा से मैरिज करवाना। ईश्वर चंद विद्यासागर, इस एक्ट पास कराने में ईश्वर चंद विद्यासागर का बहुत बड़ा हाथ था। 1856, ये तो बहुत ताजा ताजा था, क्योंकि इसका भी लोगों के मन में एक विद्रोह का कारण था। दो कारण तो थे सामाजिक। रिलीजियस क्या थे? रिलीजियस थे, लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदल रहे थे। जो अंग्रेज थे वो क्रिश्चियनिटी में बदल रहे थे लोगों को, जिससे लोगों को लग रहा था कि वो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हथियाना चाहते हैं। जो हमारी जो पीछे से जो प्रॉपर्टी आई है, मतलब दादा परदादाओं की जो प्रॉपर्टी हमें मिली है, उसको हथियाना चाहते हैं वो किसी न किसी तरीके से। ये एक रिलीजियस कारण था। दूसरा, और वो क्रिश्चियनिटी को इतना तेज रूप से फैला रहे थे, यानी लोगों के बीच क्रिश्चियनिटी में बदलाव कर रहे थे, कि जो हिंदू थे उसको क्रिश्चियनिटी में बदलवा रहे थे। तो ये कारण था, यानी जो उनकी रिलीजियस वैल्यू है उसको भी हर्ट हो रहा था, जिसके कारण एक 1857 की लड़ाई में एक आग देने का काम किया। बात करते हैं आगे, इकोनॉमिक क्योज क्या थे। अगर आपने देखा होगा, जब आपने वो पढ़ा होगा परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था 1792 में, और रैयतवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम, ये सारे रिवेन्यू के सिस्टम थे। ये सारे रिवेन्यू के सिस्टम थे जिससे अंग्रेजों ने ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया, और उस टैक्स से वहां का रॉ मटेरियल खरीद लिया लो कॉस्ट पर, और वही रॉ मटेरियल अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूके भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। अब आप देखो, यहां से जो टैक्स लिया वहीं का टैक्स, वहीं से सामान खरीदा और इंग्लैंड भेज दिया। एक तो ये कारण था, लो प्राइस पर खरीदा, हाई टैक्स लिया, दो मार। अब इंडिया के पास मशीनरी नहीं है, हाई टेक्नोलॉजी मशीनरी नहीं है। अब यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, इसकी हेल्प से नए नए गुड बनाकर इंडिया में दोबारा लेकर आए। दोबारा लेने के बाद उसको हाई वैल्यू में बेचा गया, यानी हाई प्राइसेस में बेचा गया, जिसके ऊपर और ज्यादा मार पड़ी। जो रूरल इकोनॉमीज थी इंडिया की, उसके ऊपर और ज्यादा मार पड़ी, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई। ये इकोनॉमिक कारण था। बात करते हैं आगे। एक पॉइंट इसमें यह रह गया, जो इंडियन क्राफ्ट था, हैंडीक्राफ्ट, अब उसकी वैल्यू नहीं रही, क्योंकि सभी चीजें मशीनरी बेस्ड आ चुकी थी। और मशीनरी, लोगों का मानना था कि मशीनरी जो वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा फिनिश गुड होते हैं, फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो इंडियन मार्केट का जो हैंडीक्राफ्ट था वो वेस्टलेस हो चुका था। ये एक बहुत बड़ा कारण था। आगे बात करते हैं मिलिट्री क्योज। ये कोई आज से नहीं था, मतलब 1857 से पहले एकदम से नहीं आया था। धीरे धीरे जो सैन्य बल था वो अंग्रेज की जो सेना थी उसमें ऐड होना शुरू हो चुका था। वहां जब जो भारतीय थे उनके साथ भेदभाव होने शुरू हो गया। उस भेदभाव का कारण ही एक 1857 की लड़ाई था। पहला तो ये, अगर आप देखो इंडियन जो भारतीय सैन्य थी वो लगभग 87% थी अंग्रेजी शासन में। उनको फिर भी अंग्रेजी शासन के नीचे माना जाता था कि आप इतने अच्छे लोग नहीं हो, आप इंफीरियर हो, आपको इतनी समझ नहीं है जितनी अंग्रेजों को है। दूसरा, आपको इस एरिया से बाहर कहीं अफ्रीका, वहां की रक्षा के लिए भी भेजा जा सकता है। यह एक कारण था। ऐसे कारण थे जो मिलिट्री कोज, यानी जो सैन्य के जो रीजन थे, जिसकी वजह से जो 1857 में जो एक चिंगारी देने का काम किया।
बात करते हैं आगे, इमीडिएट क्योज क्या थे। अगर आप लोगों ने सुना होगा कि 1857 की लड़ाई हुई थी, अगर आप लोगों ने सुना होगा कि जो 1857 की लड़ाई थी उसमें एक कारतूस होता था और उस कारतूस को मुंह से छीलना होता था, और जो मिटनी थी, जो सैन्य बल था, उसका मानना था कि इस पर पिग और काऊ का मांस लगा हुआ है, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों जो रिलीजन थे उनको हर्ट हो रहा था। एक सबसे बड़ा कारण यह था। और जब तक यह बात यह बोला गया कि यह ऐसा नहीं है, इस कारतूस में ऐसा कुछ नहीं है, जब तक बात बहुत दूर तक फैल चुकी थी। और इसका जो सबसे पहले जो विद्रोह करने वाला आदमी था वो था मंगल पांडे, बैरकपुर में विद्रोह। उस विद्रोह के कारण उसको फांसी की सजा भी दी गई। अब बात करते हैं, जैसे जैसे ये आगे चलता गया, 9 मई को ये मेरठ में यह बात पूरी तरीके से फैल गई और उस सैन्य बल ने सोच लिया कि हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। मेरठ से दिल्ली बहुत नजदीक है। उनका मानना था जो बहादुर शाह जफर यानी जो लास्ट जो मुगल सम्राट थे, हम उसको ही अपना लीडर बनाएंगे और उस लीडर को मानकर हम 1857 की लड़ाई लड़ेंगे। ये सभी कारण यानी इमीडिएट क्योज था वो कारतूस, और उस कारतूस पर लगा सुअर और गाय का मांस, जो एकदम से जो चिंगारी का जो रूप दिया, जिसने आग लगाई 1857 की लड़ाई करने के लिए, यह एक कारण था। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि पीछे का जो प्रेशर, जो फ्रस्ट्रेशन उन लोगों ने झेल रखी थी, वो सारी इकट्ठा हुई थी और जिसका जो निकालने में जिसने काम किया वो उस कारतूस ने काम किया। अब हम समझेंगे कहां कहां कौन सा राजा था। अगर आपने सुना होगा तो दिल्ली में था बहादुर शाह सेकंड, जिसको बहादुर शाह जफर भी बोल सकते हैं। जब आप लखनऊ में आओगे, बेगम हजरत महल। कानपुर में नाना साहिब। ये नाना साहिब वही हैं जो मराठा से रिलेटेड है। झांसी और ग्वालियर। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, जो वो तो झांसी वाली बाई थी। तात्या टोपे ग्वालियर में थे, ठीक है। बरेली में खान बहादुर खान, और इलाहाबाद बनारस में मालवी लिकायत अली, और बिहार में कन्वर सिंह। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। वो डायरेक्ट पूछता है बिहार से कौन था, इलाहाबाद से कौन था, झांसी से कौन था, वो डायरेक्ट पूछता है। अब एक और अगले लेवल का क्वेश्चन अब पूछने लग चुके हैं आप पेपर में। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लिए, इनका क्रेज कम हो चुका है, अब यहां आ चुके हैं नाम। भाई ब्रिटिश की ओर से जो युद्ध था उसको दबाने में किसका बड़ा हाथ था। अगर आप यहां बात करोगे, कानपुर में सर कोलिन कैंपबेल, ये दोनों, कानपुर और बरेली में दोनों इसका नाम था। लेकिन मैं बात करूंगा, अगर आप इसको याद करना है तो वो इसका कीजिए, जनरल ब्रूज रोज का। ये ऐसा बंदा था, इसने कहा था कि अगर कोई लड़ाई, कोई वॉरियर है इंडिया में तो वो रानी लक्ष्मीबाई जी है। इन सभी के बाद यहां से जो रिवोल्ट था वो दब चुका था, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल रहा। कारण क्या थे वो सभी देखेंगे अब। Why did the revolt fail? क्यों ये पूरा जो विद्रोह था फेल हो गया। सबसे पहली बात, कोई भी लीडर क्वालिटी नहीं थी। मतलब ये पूरे मास लेवल पर एक लीडर नहीं था, अलग अलग जगह अलग अलग लीडर थे। ये देखो, बहादुर शाह था, कहीं बेगम हजरत महल थी, कहीं नाना साहिब थे, रानी लक्ष्मीबाई थी। एक लीडर नहीं था, यानी एक लीडर के नीचे कोई काम नहीं कर रहा था। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी थी कि अंग्रेजों को ऐसे काबू करेंगे। दूसरी बात, एक समय पर जो रिवोल्ट था, जो विद्रोह था, नहीं हुआ। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर विद्रोह हुआ।
कहीं 11 तारीख को हो रहा है और तो कहीं 12 तारीख को हो रहा है। तो जो इतने में जो समय मिला अंग्रेजों को कि हाँ ऐसा ऐसा दिल्ली में हुआ तो अब यहां भी हो गया, तो वो एक्टिव हो गई। अगला, जो साउथ के जो प्रोविंस थे उन्होंने साथ नहीं दिया, जैसे मैसूर वाले जो लोग थे, मराठास वाले थे, उन्होंने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से जो ये पूरा विद्रोह था ये पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्स नहीं थे। अंग्रेजों के पास हाई टेक्नोलॉजी थी, बंदूक थी, लेकिन आज भी वो जो हथियार थे वो तलवार भाले उनके साथ लड़ रहे थे। आप कंपेयर नहीं कर सकते तलवार को और बंदूक से, गोली से, जिसकी वजह से जो ये पूरा रिवोल्ट था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नो सपोर्ट फ्रॉम मिडिल क्लास। जो जमींदार थे, जो हाई लेवल पर जो रिच मैन थे, उन्होंने साथ ही नहीं दिया उन लोगों का जो इस लड़ाई में कूदे हुए थे। अगर एकजुटता नहीं होगी, एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे, तो ये पूरा रिवोल्ट कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। इन सभी कारणों की वजह से ये पूरा रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बात करते हैं रिजल्ट क्या निकला इस रिवोल्ट से। जो कंपनी रूल चल रहा था इंडिया में वो खत्म हो गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझ में आ गया अगर ऐसा चलता रहा तो इंडिया हमसे चला जाएगा, इंडिया खुद डिपेंड हो जाएगा, यानी इंडिपेंडेंस, आजादी की तरफ जाएगा। तो उन्होंने कुछ बदलाव किए। बदलाव क्या किए? जैसे उन्होंने जो अपनी जो सिस्टम था उसके अंदर भारतीयों को ऐड करना शुरू किया 1861 में, ठीक है। दूसरा, उन्होंने कंपनी रूल को खत्म कर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर ले लिया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय रख दिया। दूसरा, जो इंडियन थे, जो सिपाही थे, सैन्य थे, उन सभी की जो है सैलरी और बढ़ा दी, और उनका अब वो रेशो में काउंट होने लगे। कैसे? अब वो 2:3, 1:3 ऐसे, यानी उनकी ओवरऑल रेशो घटा दी, क्योंकि उनको डर था कभी दोबारा से ऐसा विद्रोह ना हो। बात करते हैं आगे, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या चेंज हुए। जो एक्सपेंशन था, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी उसको बंद कर दिया। अगर किसी राजा को आगे पुत्र नहीं है तो वो किसी को गोद लेकर अपना साम्राज्य उसको सौंप सकता है। ये सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, ऐसा हो सकता है। एनेक्स करने की जो एरिया जो बढ़ाने की जो बात होती थी इंडिया में वो खत्म हो गई। अब वो डायरेक्ट उनसे बात करके अपना रूल चलाने लगे। मिलिट्री रिऑर्गेनाइजेशन, रेशियो सिस्टम था वो बदल दिया, मैंने आपको पहले बताया। ये सभी कारण की वजह से ये पूरा जो है रिजल्ट नहीं निकल पाया। ये था पूरा 1857 की जो लड़ाई थी। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, कैसे इंडियन जो सिस्टम था वो कैसे डेवलप हुआ, आगे कैसे जो छोटे छोटे जो सोसाइटीज थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, उसके बाद पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का क्या रोल रहा इंडिया को आजादी दिलाने में। हम इस पूरे प्रोसेस को इस कहानी के तौर पर पढ़ेंगे। अगर आप इस कहानी को याद रख पाओगे तो आपको याद पूरे जो सिस्टम है, पूरी हिस्ट्री है, वो याद करने में बहुत आसानी होगी। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। धन्यवाद।